हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 17 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्टार्टअप डे हम सेलिब्रेट करते हैं प्रतिवर्ष 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में घोषित किया था और ये जो घोषणा इन्होंने की थी तो ये 15 जनवरी 2022 को स्टार्टअप इंडिया मिशन के स्थापना दिवस के अवसर पर की थी। इसका उद्देश्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप समुदाय के उल्लेखनीय विकास और योगदान को पहचानना। और स्टार्टअप इंडिया जो पहल है उसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जो डे डिक्लेयर किया गया था तो ये 15 जनवरी 2022 को स्टार्टअप इंडिया के स्थापना अवसर पर किया गया था, लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया मिशन है तो ये 2016 में आया हुआ था। किस जानवर को IUCN रेड लिस्ट में पहली बार मूल्यांकन किया गया है? तो हिमालयन वोल्फ, ठीक है, जो भेड़िया होता है हिमालयन, तो उसको IUCN के द्वारा पहली बार इसका मूल्यांकन किया गया है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ध्यान में रखिएगा, इसे वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। जैसे स्टेटस प्रोवाइड करता है ना IUCN, कोई भी जानवर है उसकी स्थिति बताता है कि ये अभी एकदम इसकी प्रजाति खत्म होने के कगार पे है या फिर अभी थोड़ी बहुत बची है। और देखिए जो ये हिमालयन वुल्फ है इसको कहते हैं तिब्बतन वुल्फ्स, या फिर इसका एक और नाम है हिमालयन वुल्फ। और कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN वल्नरेबल है। और साइट्स जो होते हैं जानवरों के लिए तो ये अपेंडिक्स 1। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये 1972 में आया हुआ था, ठीक है, तो उसमें शेड्यूल 1 में ये दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो ध्यान में रखिएगा केरल। तो केरल ने औषधि नियंत्रण विभाग में जो एंटीबायोटिक दवाओं की अति ज़्यादा प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया है। अमृत का देखिए फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो केरल के मुख्यमंत्री यदि बात करें तो पिनरई विजयन, आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और जीके एक बात कर लेते हैं केरल की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता दर है 93.91%, अप्रॉक्स हम 94% तक बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या शुरू हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा भारत और थाईलैंड के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है थाईलैंड के साथ, एक्सरसाइज अयुत्या। तो ये पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है थाईलैंड के साथ। और देश इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, मतलब थाईलैंड की नेवी के बीच में। और अयुत्या जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अजेय या फिर अपराजेय, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि पहले द्विपक्षीय अभ्यास के साथ भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पैट का भी 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया था। और राजधानी थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक है और मुद्रा है थाई बात। ध्यान में रखिएगा थाईलैंड की मुद्रा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं इंडिया नेवी के, तो वो हम रिवीजन कर लेते हैं। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में, स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में, और सिटमैक्स तो ये सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। SIT है ना, तो S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया और T फॉर थाईलैंड। और अभी आपको अयोध्या भी ध्यान में रखना है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में नेवल एक्सरसाइज। ऑसिनडेक्स तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, कोंकण ये इंडिया और UK के बीच में, और बोंगो सागर यदि बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश, संप्रीति भी इंडिया और बांग्लादेश, नसीम अल बहर तो ये इंडिया और ओमान। बट यहाँ पे हम नेवी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो ये सारे नेवी एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ज़ैर अल बहर तो ये इंडिया और कतार के बीच में, और समुद्र शक्ति तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ध्यान में रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 का सम्मेलन ये दावोस स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। तो 54वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। थीम है इसकी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। वैश्विक संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और डीप फेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच बैठक शुरू हुई। तो डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं आजकल, मतलब किसी और का चेहरा लगाकर किसी और की बॉडी है उस पर ऐसे टाइप के वीडियोस बन रहे हैं उनको बदनाम करने के पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके के जो वैश्विक संघर्ष हैं, जलवायु परिवर्तन, इनकी चिंताओं के बीच में बैठक शुरू हुई है। तो विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कहाँ पे इसका जो मुख्यालय है तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 का सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। दावोस 2024 में मुख्य फोकस क्षेत्र हैं, देखिए यही सब क्षेत्र हैं।
कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच में सुरक्षा सहयोग हासिल करना, नए युग के लिए विकास और नौकरियां पैदा करना, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई है, जलवायु, प्रकृति और ऊर्जा के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स हैं, ये ध्यान में रखना है। देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कभी कभी पूछते हैं कि जो ये जेंडर गैप रिपोर्ट आता है तो वो कौन प्रकाशित करता है, तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी यही जारी करता है। हाल ही में प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वो किस घराना से थी, तो ये किराना घराना से बिलोंग करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये शास्त्रीय गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे, जो देहांत हो गया तो ये 92 वर्ष की उम्र में पुणे में उनके आवास पर ही दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक पड़ने से हो गया। और इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने का प्रतिनिधित्व किया था और इन्हें तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण अभी 2022 में ही मिला था। तो प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के आसार हैं, तो आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी से याद कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो शास्त्रीय संगीतकार हैं उनके घराना वगैरह दिए गए हैं। तो बिस्मिल्लाह खां, जिनका कि ओरिजिनल नेम क्या है, कैमरुद्दीन खान, शहनाई वादक हैं ये। पद्म विभूषण मिला है इनको 1980 में। क्लासिकल म्यूजिशियन है ऑफ इंडिया आफ्टर MS सुब्बुलक्ष्मी एंड रविशंकर। और इनको भारत रत्न मिला है 2001 में और ये डुमराव घराना से बिलोंग करते हैं, बिस्मिल्लाह खान। अब बिरजू महाराज हैं, ये कालका बिंदादीन घराना से बिलोंग करते हैं और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1986 मिला, पद्म विभूषण 1986 और कालिदास सम्मान 1987। अब प्रभा अत्रे जिनकी की अभी डेथ हो गई है 92 साल की उम्र में, तो ये किराना घराना से बिलोंग करती हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1991 में मिला था और पद्म विभूषण इनको 2022 में मिला था। उस्ताद आमिर खान, तो ये इंदौर घराना से हैं, पद्म भूषण 1967 और संगीत नाटक अकादमी 1971 और इंदौर घराना के फाउंडर ये कहे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पॉज करके एक बार देख लेना है, ठीक है। जैसे ठुमरी सिंगर हैं गिरजा देवी, तो इनको देखिए बनारस घराना से ये बिलोंग करती हैं। पद्म भूषण इनको 1989, पद्मश्री 1972, पद्म विभूषण 2016 और संगीत नाटक अकादमी 1977। यदि आपको पेड PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इस तरीके की PDFs प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो ये उर्दू कवि थे। तो मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा का 71 साल की उम्र में लखनऊ में हार्ट अटैक से ही उनका भी निधन हो गया। और ये सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक माँ नाम की एक कविता थी इनकी। तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान में रखना है। गज़ल शैली में माँ के गुणों का जश्न मनाते हुए इनकी एक कविता थी। तो मुनव्वर राणा, इनका निधन हो चुका है 71 साल की उम्र में लखनऊ में। अब यहाँ पे कुछ चर्चित व्यक्तियों का निधन जो 2023 में हो गया है, तो उनकी बात कर लेते हैं। जैसे प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया है और जो कि पद्म भूषण 2018 से सम्मानित व्यक्ति थे। हेनरी किसिंजर पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था 1973 में। भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज जो फातिमा बीबी थी, उनका भी निधन हो गया है। एन शंकरैया स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया है। सहारा समूह के जो संस्थापक है सुब्रतो रॉय, इनका भी निधन हो चुका है। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल PB आचार्य का निधन हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का भी निधन हो गया है। डॉक्टर जॉन वार्नॉग, तो एडोब के सह संस्थापक को फाउंडर थे, इनका भी निधन हो गया। CR राव, ये गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे और इनको सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला था, लेकिन इनका भी निधन हो चुका है। इसरो वैज्ञानिक N वलारमथी, चंद्रयान 3 की काउंटडाउन के पीछे इनकी भी आवाज़ थी, तो इनका निधन हो चुका है। ओमान चंडी, तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो चुका है। निक्की मैक्रे पेंसन USA के हैं, तो बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, इनका निधन हो चुका है। जॉन गुडनेफ, जो कि USA से बिलोंग करते हैं और लिथियम आयन बैटरी के सह संस्थापक आविष्कारक और रसायन विज्ञान में 2019 में नोबेल प्राइज़ इनको मिला था, तो इन सभी व्यक्तियों का निधन हो चुका है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन चुके हैं, तो फोटो से आप लगा सकते हैं अंदाजा, रोहित शर्मा। तो T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन चुके हैं। तो भारत के कप्तान हैं रोहित शर्मा जी और 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर भी रोहित शर्मा जी ने यह उपलब्धि अफगानिस्तान के खिलाफ होलकर क्रिकेट स्टेडियम यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश में हासिल की है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रोहित शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का जड़ने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो खबर में रहे क्रिकेटर्स, तो विराट कोहली जी को मिला है PBT एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का।
शॉन मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। डेविड वार्नर ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डीन एल्गर ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। इमाद वसीम पाकिस्तान के प्लेयर हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। मिचेल स्टार्क ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी यानी कि केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स से इनको खरीदा है। ट्रेविस हेड तो ये ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, ट्रेविस हेड ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। राहुल द्रविड़ भारत के पुरुष क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए, जो कुंभ मेला के बाद यदि बात की जाए तो दूसरा बड़ा मेला भारत का होता है गंगा सागर मेला, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कुंभ मेला की बात करें तो भारत में 4 स्थान पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो प्रयागराज गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है और नासिक गोदावरी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यानी कि मेले की बात कर लेते हैं जो कि न्यूज़ में रहे थे। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का है। लोहड़ी पंजाब का है। माघ बिहू आसाम का है। और लेवेंडर फेस्टिवल तो ये जम्मू कश्मीर का है। खारची पूजा ये त्रिपुरा का है। उमीशा और उत्कर्ष फेस्टिवल तो ये एमपी का है। और मध्य प्रदेश अंदूरी फेस्टिवल तो ये उत्तराखंड का है। बुनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना, बथुकम्मा बुनालू। ठीक है, आदि पिरक्कू कल्चरल फेस्टिवल ये तमिलनाडु का है। मालाबार रिवर फेस्टिवल तो ये केरला का है। और इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 तो ये बेंगलुरु में मनाया गया था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? आपकी ऑप्शंस है पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच, जिम कॉर्बेट, वाल्मीकि। सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।